सुनिए जी, हमें एक आया की जरूरत पड़ेगी। आप अस्पताल में ही किसी से पता कर लीजिए। कावेरी ने अपने पति विकास से कहा तो विकास हाँ में सिर हिलाते हुए बाहर आ गया और बाहर आकर अस्पताल के रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति से बोला, सर क्या आप हमें एक आया का प्रबंध करके दे सकते हैं? मुझे आज रात से ही एक आया चाहिए। मेरी पत्नी काफी कमजोर है, बच्चे को अकेले संभाल नहीं पाएगी और मैं यहाँ रात में रुक नहीं सकता क्योंकि घर पर एक और बच्चा है। उसकी बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने कुछ सोचते हुए कहा, सर इस वक्त एक ही आया है, आप चाहें तो उससे बात कर सकते हैं, मैं उसे बुला देता हूँ। हाँ हाँ, आप अभी बुला दीजिए, विकास ने कहा। तो रिसेप्शनिस्ट ने एक आया को बुलाया जो काफी बुजुर्ग और कमजोर सी दिख रही थी। विकास उसके आने की चाल को ही देखकर रिसेप्शनिस्ट से बोला, अरे नहीं, ये क्या मेरी पत्नी और बच्चे को संभालेंगी? इन्हें तो खुद ही देखभाल की जरूरत है। आप लोगों ने इसे काम पर रखा ही क्यों है? किसी और आया को बुला दीजिए। सर मैंने पहले ही कहा आपसे कि सिर्फ एक ही आया उपलब्ध है। अगर आप इसे रखना नहीं चाहते तो आप खुद कहीं से इंतजाम कर सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। तो विकास बोला, हाँ हाँ मैं इंतजाम करूंगा, पर इतनी रात हो गई है कि अब कुछ भी करना मुश्किल होगा। ठीक है, बस आज रात के लिए इन्हें रहने दो, मैं कल दूसरी आया का इंतजाम कर लूंगा। तभी वहां पास में खड़ी शोभा जी ने कहा, साहब आप हमको एक मौका तो दीजिए, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। शोभा जी की आवाज सुनकर विकास चौंक कर उनकी तरफ देखने लगा तो हैरान रह गया क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ शोभा जी थी। उसने कहा, अरे माँ, पहले खुद को तो संभाल लो, फिर दूसरों को संभालना। साहब इस बूढ़ी चमड़ी पर मत जाना, इस बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जोर है। विकास के पास वैसे भी अभी उनको रखने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था क्योंकि रात काफी हो गई थी और इतनी रात को किसी और का मिलना भी मुश्किल था। खैर विकास ने उनसे कुछ भी पक्का करने से पहले एक बार अपनी पत्नी कावेरी से बात करने की सोचकर उसके पास गया और बोला, कावेरी गजब हो गया, क्या तुम्हें पता है हम एक आया की बात कर रहे थे ना, जिस पर इस क्लिनिक ने मुझे एक आया का बताया भी था, और तुम यकीन नहीं करोगी कि वो मेरी माँ है। क्या मम्मी जी यहाँ, वो भी एक आया के रूप में? कावेरी ने चौंकते हुए पूछा। तो विकास बोला, हाँ क्या करूं कावेरी, इतनी रात हो गई, सुबह से डिलीवरी के लिए कामों में इतना बिजी हो गया कि आया भी अरेंज करना भूल गया, और अब जब याद आया तो बस ये बुढ़िया ही उपलब्ध है। विकास ने कहा तो कावेरी चालाकी दिखाते हुए बोली, सुनो जी ये तो अच्छा मौका है, एक आया कितना ही ध्यान रखेगी, बच्चे की दादी की देखभाल अलग ही होगी। मैं तो कहूंगी इन्हें फिर से घर ले चलते हैं, हमें फुल टाइम आया मिल जाएगी और वो भी मुफ्त में ही। पर कावेरी हमारे इतना करने के बावजूद क्या वो हमारे साथ जाएंगी? विकास ने कहा तो कावेरी बोली, अरे हमें जरा सा माफी मांगने का नाटक करना पड़ेगा, थोड़ा रो पीट लेंगे और अपने बच्चों की दुहाई दे देंगे, आ जाएंगी। वैसे भी इस आया के काम में रखा ही क्या है, कौन सा खुश रहती होंगी ये काम करके, वहां घर के काम के साथ साथ हमारे बच्चों को भी संभाल लेगी। ठीक है, मैं आज रात के लिए उन्हें रख लेता हूँ, इसी बीच तुम अपना नाटक करके उन्हें हमारे साथ चलने को राजी कर लेना। विकास ने कहा तो कावेरी मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है आप बस उन्हें भेज दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। उस रात शोभा जी ने अपना काम बखूबी किया। फिर कावेरी ने कहा, मम्मी जी आपको इस हालत में देखकर बड़ा दुख हो रहा है। सच में मम्मी जी, आपके घर से निकलने के बाद हम बहुत पछताए, ये तो तुरंत ही आपको लेने भी आ गए थे पर आप इन्हें कहीं नहीं मिली। उसके बाद हम लगातार कई दिनों तक आपको ढूंढते रहे पर आप हमें कहीं भी नहीं मिली। सच में बहू, तुम लोगों ने मुझे ढूंढा? शोभा जी ने पूछा। हाँ मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए, आपको अब ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलेंगे, कावेरी ने कहा तो शोभा जी खुश होकर बोली, ठीक है बहू, मैं ये बात बाहर कहकर आती हूँ कि मैं अब अपने बेटे बहू के साथ जाऊंगी और यहाँ काम भी नहीं करूंगी। ये कहकर शोभा जी वहां से चली गई और बाहर जाकर रिसेप्शनिस्ट से बोली, सर सर, अरे मैम अब तो यहाँ कोई नहीं है, फिर क्यों आप मुझे सर कह रही हैं? रिसेप्शनिस्ट ने कहा तो शोभा जी बोली, देखो मनीष, मैं चाहती हूँ ये नाटक हमेशा ऐसा ही चलता रहे ताकि किसी को कोई शक ना हो। जब तक मैं ना कहूं तो मुझे मैम मत कहना, शोभा जी ने कहा। पर मैम, आप उनके सामने ऐसे आया बनकर क्यों गई जबकि आप इस क्लिनिक की मालकिन हैं?
वे लोग कौन है आपके? मनीष ने पूछा तो शोभा जी बोली, बेटा वो मेरे बेटे बहू हैं जिन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से बेसहारा निकाल दिया था। उसके बाद फिर कभी मेरी सुध नहीं ली। न जाने मुझ पर कितने अत्याचार किए। लेकिन मैम, आज तो ये आपसे माफी मांग रहे थे। लगता है इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। नहीं मनीष, ये लोग सुधरे नहीं हैं और ना ही कभी सुधर सकते हैं। ये तो मुझे बहला फुसलाकर मुफ्त की नौकरानी बनाकर अपने घर ले जाना चाहते हैं और मैं भी इन्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। मजा तो तब आएगा जब ये लोग सोचेंगे कि ये चाल चल रहे हैं, पर असल में खेल तो मैं खेल रही होंगी। उस दिन जब इसे मैंने अपने क्लिनिक में देखा तभी मैंने आया बनने का नाटक करना है ये सोच लिया था। बस अब इस नाटक को चलते हुए अपने मकसद को अंजाम देना है। शोभा जी ने कहा, पर मैम एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि जब आपको इन्होंने घर से बेसहारा निकाल दिया था फिर आप यहाँ तक कैसे पहुंची, और जब पहुंच ही गई तो कभी इन्हें कुछ बताया क्यों नहीं? रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति मनीष ने पूछा तो शोभा जी बोली, ये एक बहुत लंबी कहानी है मनीष, फिर कभी बताऊंगी। अभी फिलहाल तो मैं यहाँ की एक आया हूँ। ये याद रखना है और सुबह यहाँ के पूरे स्टाफ को बता देना, वरना कहीं मेरी पोल न खुल जाए। इसके बाद शोभा जी विकास और कावेरी के साथ उनके घर चली गईं। घर में घुसते ही कावेरी ने कहा, मम्मी जी बच्चे को इतनी धूल से इन्फेक्शन हो जाएगा। आप सबसे पहले पूरे घर का झाड़ू पोछा कर दीजिए, इसके बाद खाना बना लेना। पर बहू, कल मुन्ना ने पूरी रात जगाया है, पहले 1 घंटा सो लेती हूँ फिर सारे काम कर लूंगी। शोभा जी के इतना बोलते ही कावेरी चिल्लाते हुए बोली, अरे वाह, आप कह तो ऐसे रही हैं जैसे वहां आया का काम नहीं किसी कंपनी की मालकिन का काम करती थी। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने वहां अस्पताल में लोगों के गंदे कपड़े सफाई करने के काम से आपको बचा लिया, और अब यहाँ ज्यादा नखरे दिखाए तो वापस वहीं फेंकाऊंगी। इसलिए जाइए और जो कहा है वो कीजिए। ठीक है बहू, जाती हूँ। ये कहकर शोभा जी काम करने चली गई। कुछ दिनों बाद कावेरी उसी क्लिनिक में अपना चेकअप करवाने गई तो शोभा जी साथ में थी। इधर कावेरी और बच्चे का चेकअप चल रहा था और उधर शोभा जी मनीष और एक मैडम के साथ मिलकर कुछ प्लान बना रही थी। मैम, आपने उस दिन पूरी बात नहीं बताई मुझे, आज बताइए ना, आखिर आपने इस उम्र में ऐसी हालत में इतना सब कुछ कैसे अचीव कर लिया? मनीष ने पूछा तो शोभा जी बोली, पता है मनीष, जब मेरे पति का देहांत हुआ तब मेरे सामने मेरे बेटे को अकेले पालने की सबसे बड़ी चुनौती थी। पेशे से मैं एक नर्स थी, इसलिए घर परिवार की ज्यादा जिम्मेदारी मेरे पति पर ही थी। क्योंकि मेरे काम का कोई समय नहीं होता था तो घर पर विकास को उसके पापा ही संभालते थे। हमारे एक किराने की दुकान थी जिस पर किसी को रखकर विकास के पापा विकास को संभालते थे। जब वो गुजरे तब मैं नौकरी छोड़कर दुकान संभालने लगी ताकि विकास और घर दोनों को संभाल पाऊं। बहुत कठिनाइयों के बाद आखिर विकास को नौकरी मिल ही गई। उसने कहा, अब दुकान चलाने की कोई जरूरत नहीं है माँ। तो मैंने भी सोचा चलो अब दुकान चलाने की ना तो मेरी उम्र है और ना ही जरूरत, इसलिए दुकान बंद कर दी। विकास ने भी अपनी पसंद की शादी कर ली। शुरुआत में तो सब बढ़िया चल रहा था, पर कावेरी को मैं बिल्कुल भी नहीं सुहाती थी। वो दिन भर घर का पूरा काम मुझसे करवाती और फिर कहती कि मैं कुछ नहीं करती। धीरे धीरे विकास भी बदलने लगा, वो भी उसकी बात को ही सच मानता। दोनों के खाने के बाद जो कुछ बचता वही मुझे खाने को दे देते थे। एक दिन मैं घर के काम ही कर रही थी कि तभी मेरे बेटे ने आकर कहा, माँ जल्दी से अपना सामान बांध लो। ये सुनकर मैंने पूछा, कहाँ जाना है? इस पर विकास ने कहा, जहन्नुम में जाना है, क्योंकि आप खुद तो जाओगे नहीं, मुझे ही भेजना पड़ेगा। बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बताओ तो सही। मैंने फिर से पूछा तो विकास भड़क उठा और बोला, चुपचाप सामान बांधो बिना कोई सवाल के, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जबरदस्ती तुम्हें घसीट कर घर से बाहर निकालना पड़े। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? देखो माँ, बहुत हो गया, अब आप जिए या मरे मुझे कोई परवाह नहीं, बस मेरा पिंड छोड़ो। विकास के ऐसा कहते ही मानो मुझे वहां खड़े रहना मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैं तुरंत ही उस घर से निकल गई। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब जाऊं तो जाऊं कहाँ। इंसान ऐसी हालत में या तो स्टेशन या मंदिर जाता है, इसलिए मैं भी मंदिर गई। मंदिर में यूं ही बैठे लोगों को बस देख रही थी कि तभी अचानक से वहां लोगों की भीड़ और शोरगुल सुनाई दिया। मैं भागकर वहां गई तो देखा एक आदमी बेहोश पड़ा है। किसी ने एम्बुलेंस बुलाया।
मैंने उस भीड़ से निकलकर पहले उसके नस और धड़कन अच्छी तरह से देखी और फिर तुरंत उसे सीपीआर देने लगी। लगभग 10 मिनट बाद उसे होश आ गया। उसके बाद से मानो मेरी जिंदगी ही बदलनी शुरू हो गई। तब मुझे कहाँ पता था कि अब यहाँ से मेरा दूसरा जीवन शुरू होने की प्रक्रिया थी। दूसरा जीवन मतलब? मनीष ने हैरानी से पूछा। मतलब जिस आदमी की मैंने जान बचाई थी वो खुद एक डॉक्टर था। उसका नाम था डॉक्टर राजेश वर्मा। क्या मतलब हमारे सर? मनीष ने चौंकते हुए कहा तो शोभा जी बोली, हाँ मनीष, सर ने तो मेरी टूटी हुई जिंदगी को ऐसा मोड़ दिया जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच गई। उन्होंने मेरे काम को देखकर पहले तो खुद के साथ मुझे काम पर रखा। जब मुझे वहां काफी समय हो गया तो उन्होंने मुझे ये छोटी सी क्लिनिक खोल दी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। उन्होंने जब कहा कि आप में इतना बड़ा गुण है, उसी के बलबूते पर अपनी पहचान बनाओ। ये क्लिनिक समझो तुम्हारे कमाए पैसों का ही है। इसलिए इतने दिनों से मैं तुम्हें कम तनख्वाह देता था ताकि तुम्हारे पैसे से तुम्हें ये क्लिनिक दे पाऊं। अब इससे मेरा फायदा ये होगा कि मेरा इस इलाके में भी एक चैम्बर होगा और तुम्हारा फायदा तो तुम्हें पता ही है। बस इसी तरह मैं यहाँ तक पहुंची। फिर मैम, आप अपने नालायक बेटे के पास क्यों गई? मनीष ने कहा तो शोभा जी बोली, बेटा पहले तो मैं उस पर आश्रित थी तो उसके अत्याचार सहती रही, पर अब मुझे उसकी असली जगह दिखानी है। मुझे ये दिखाना है कि मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ा था। चाहती तो मैं भी उसे आया के पास रखकर या उसे घर पर अकेले रखकर अपना करियर बना सकती थी, पर मैंने उसे अपने करियर के आगे रखा और उसने मुझे दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। बस इसीलिए मैं उनके साथ गई हूँ बेटा। चलो अब मैं चलती हूँ। उसके बाद शोभा जी कावेरी के साथ घर वापस आ गई। घर में घुसते ही कावेरी ने कहा, मम्मी जी पहले जाकर खाने की तैयारी कीजिए, उसके बाद मेरे और मुन्ना की मालिश कर देना। तो शोभा जी चुपचाप जाकर खाने की तैयारी करने लगी। शाम को विकास घर पर ही था। तभी कुछ लोग आकर विकास से बोले, सर आपका घर बड़े प्राइम लोकेशन पर है तो हम यहाँ एक अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं। आपका फायदा ये होगा कि आपको 2 फ्लैट के साथ एक दुकान और 20 लाख कैश मिलेगा। ये सब सुनकर विकास और कावेरी हैरान हो गई। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी विकास ने कहा, सुबह से उल्लू बनाने के लिए कोई और नहीं मिला क्या तुम्हें, जो हमें उल्लू बनाने चले आए? सर ये सारा काम रिटर्न में होगा। अगर आप अभी हाँ कर देते हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते ही हम आपको तुरंत 20 लाख रुपए देंगे ताकि आपको हमारी बात का यकीन हो जाए। ये सब इसलिए क्योंकि हमारे सर को इस एरिया में फ्लैट बनवाने हैं। अब आप जल्दी करो वरना हम ये ऑफर इसी एरिया में किसी और को दे देंगे। सुनिए जी, इतना अच्छा मौका बार बार नहीं आता। सोचो, नए फ्लैट वो भी 2-2, एक में हम रहेंगे, एक भाड़े पर चढ़ा देंगे और दुकान को भी भाड़े पर लगा देंगे। आपको नौकरी करने की भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि उन 20 लाख से हम खुद का नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कावेरी ने अंदर से आवाज लगाते हुए कहा तो विकास बोला, लेकिन कावेरी कहीं ये लोग फ्रॉड निकले तो यूं अचानक से किसी पर हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते। पर उन्होंने कहा तो है कि अगर हम अभी हाँ करेंगे तो वो तुरंत हमें 20 लाख रुपए दे देंगे। और क्या प्रूफ चाहिए आपको? कावेरी ने कहा तो विकास उनसे पूछने लगा कि अगर हम अभी हाँ कर देते हैं तो आप हमें 20 लाख रुपए दे तो देंगे ना? हाँ सर, आप हाँ कर दीजिए, इस पर साइन तो कीजिए। 20 लाख तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो जैसे ही विकास ने कागजात पर साइन किए तो तुरंत उसके अकाउंट में पैसे आ गए। ये देखकर दोनों पति पत्नी खुशी से उछलने लगे। विकास खुशी के कारण बिना पढ़े ही साइन कर रहा था। उसके बाद वो आदमी कुछ और कागजात पर साइन करवाकर चला गया। तब अगले दिन से ही विकास ने अपनी नौकरी छोड़ दी और कावेरी ने भी शोभा जी से कहा, मम्मी जी अब आप वापस उसी अस्पताल में चली जाएं क्योंकि मुझे अपने नए फ्लैट में आपकी मनहूसियत नहीं चाहिए। तभी दरवाजे पर फिर वही सारे लोग आ गए जिन्हें देखकर विकास ने कहा, तो कब हमारी डील पूरी होगी और काम शुरू होगा? सर हमारा काम पूरा हो गया, अब आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा। उस आदमी के इतना कहते ही विकास ने कहा, हाँ हाँ, हमने कुछ महीनों के लिए भाड़े के घर का इंतजाम कर लिया है। फ्लैट बनते ही वापस आ जाएंगे। वैसे कब तक बन जाएगा हमारा फ्लैट? फ्लैट? कौन सा फ्लैट? आप ये घर छोड़िए क्योंकि ये घर अब हमारी मैम का है। उनके इतना बोलते ही विकास हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या कह रहे हो तुम लोग? कौन सी मैम? किसके नाम पर हमने अपना घर कर दिया? तब तक पीछे से शोभा जी निकल कर आ गई।
और बोली, मैंने लिया है बेटा ये घर, पर शुक्र मनाओ तुम्हारे बच्चों का सोचकर मैंने 20 लाख रुपए तुम्हें दे दिए, वरना इरादा तो तुम लोगों को खाली हाथ सड़क पर भीख मंगवाने का था। क्या आपने ये सब किया? पर आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं हमें सबक सिखाने के चक्कर में चोरी वोरी तो नहीं कर ली? विकास ने कहा तो वहां खड़े लोग बोले, अरे ये मैम क्या चोरी करेंगे? जिस क्लिनिक में आपका बेटा पैदा हुआ ये उसी क्लिनिक की मालकिन है, तो फिर इन्हें पैसे चोरी करने की क्या जरूरत आन पड़ी? अरे आप लोग ये क्या बोल रहे हो? ये तो वहां की एक आया है, लगता है इन्होंने सबको उल्लू बनाया है। कावेरी ने हंसते हुए कहा, उल्लू कौन बनाया, किसको बनाया है, ये तो पता चल ही जाएगा। सबसे पहले इन लोगों से ये घर खाली करवाओ। शोभा जी ने कहा तो विकास बोला, आप कौन होती हैं हमें घर से निकालने वाली? भूल गई बुढ़िया कैसे कमरे में बंद करके मारते थे तुझे? उसके इतना कहते ही शोभा जी ने गुस्से में एक जोरदार तमाचा विकास के गाल पर जड़ दिया और बोली, वो एक बेबस औरत थी जिस पर तुम अत्याचार करते थे। आज ये शोभा बेबस नहीं है। खबरदार जो एक शब्द भी कुछ गलत कहा तो तुम दोनों के हलक से जुबान खींच लूंगी। उन्होंने दोनों का हाथ कसकर पकड़ा और घर से बाहर खड़ा कर दिया। इन लोगों का सामान घर से बाहर निकालकर तुरंत ताला लगा दो। शोभा जी ने कहा तो आज माँ का ऐसा रौद्र रूप देखकर दोनों बेटे बहू गिड़गिड़ाते हुए शोभा जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। लेकिन आज शोभा जी की ममता जैसे कहीं दफन हो गई थी। उन्होंने बेटे बहू पर कोई तरस नहीं खाया और अपनी कार में बैठकर वहां से चली गई। विकास और कावेरी तो अभी भी हैरान थे कि जिस माँ को कभी उन्होंने इतना सताया आज वो कहाँ पहुंच गई हैं। दोनों गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, लेकिन शोभा जी ने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। दोनों ही दर दर की ठोकरें खाते रहे। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि उन दोनों ने शोभा जी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। सच कहा गया है कि पाप का घड़ा एक दिन फूटता जरूर है। वैसे ही विकास और कावेरी के साथ भी हुआ। अगर उन्होंने निर्दोष भोली भाली अपनी माँ को बाहर निकलने के लिए मजबूर न किया होता तो उन्हें भी आज माँ का आशीर्वाद मिलता। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।